नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये बात 24 अप्रैल 2020 की है। जिला है बरेली, थाना है आईजेड नगर, जिसको इज्जत नगर भी कहते हैं। थाने पर श्रीमती रीना पत्नी लालाराम गौतम, निवासी रामगंगा नगर, थाना बिथरी चैनपुर, जनपद बरेली, ये उपस्थित आईं। थाने पर जो भी डे अफसर थे उनको बताया कि मेरी बहन की हत्या हो गई है। मेरी बहन की उम्र 21-22 साल, अविवाहित है और उसकी हत्या हो गई। मुझे किसी ने टेलीफोन पर अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ है। मैंने जाकर देखा उसके घर में, तो उसकी लाश छत पर बने हुए कमरे के बाहर छज्जे पर पड़ी है। सिर पर चोट है, काफ़ी खून गिरा हुआ है। मर्डर की सूचना थी, वो भी महिला की, वो भी अविवाहित युवती की। थाने से फौरन इंस्पेक्टर के वर्मा को सूचना दी गई। वो भी भागते हुए फौरन आ गए। उन्होंने देखा महिला तहरीर लिख रही थी। थाने वालों ने उसकी मदद की तहरीर लिखने में। तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश हुए और फिर तुरंत पूरी फोर्स लेकर के वर्मा मौके के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आदेश कर दिया उस तहरीर पर एफआईआर करने का और क्राइम नंबर 259/20 धारा 302 आईपीसी में अपराध पंजीकृत कर लिया गया। फौरन सभी को सूचना दी गई, सीओ सिटी को, एसपी सिटी को, एसएसपी बरेली को, मुझको और एडीजी साहब को कि एक महिला की हत्या की सूचना आई है। मैं मौके के लिए रवाना हो रहा हूं। के वर्मा मौके पर पहुंचे। 2 मंजिले मकान के ऊपर की छत पर जो छज्जा है, उसके किनारे ही एक लड़की नवयौवना, वो सीधी बिल्कुल चित पड़ी हुई थी। शरीर पर तमाम खून लगा हुआ था। सिर से खून निकलकर छत की तरफ, ढाल की तरफ निकल रहा था, जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता था कि 4-6 घंटे, 8 घंटे पहले उसकी मृत्यु हुई है। डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड को वहाँ दूसरी मंजिल तक ले जाया गया। वहाँ से वो उतरा नीचे। नीचे उतरकर वो जहाँ इनके मकान मालिक रहते हैं, मकान मालिक के पोर्शन तक गया, फिर लौट के आया, फिर गया, फिर लौट के आया। हैंडलर ने बताया कि साहब मकान मालिक से कोई बात पता लग सकती है। फौरन मकान मालिक को थाने पर ले जाया गया। पूछताछ की गई। मकान मालिक का नाम कन्हैया लाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद था, लेकिन वो कुछ बताने में असमर्थ रहा। कहीं बात आगे बढ़ी नहीं। उसके बाद फॉरेंसिक्स वालों ने मौके की सारी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, कुछ फुटप्रिंट उनको ऐसे लग रहे थे कि मिल गए हैं, चप्पल के निशान थे, उनको ले लिया और बाकी कोई फिजिकल एविडेंस वहाँ पर मिली नहीं। एक ईंट मिली बड़ी सी, जिसमें खून के निशान थे। ऐसा लगता था कि शायद इसी से उसके सिर पर प्रहार किया गया था। उसको भी कब्जे में ले लिया गया। क्राइम ब्रांच वाले भी सारे पहुंच गए और उन्होंने मृतका का नंबर, मकान मालिक का नंबर, मकान मालिक के परिवार में जितने भी मोबाइल थे सारे नंबर इकट्ठा कर लिए। सेल आईडी वहाँ की निकाली जहाँ ये हत्या हुई थी, उसको भी रिक्वेस्ट भेज दी गई फ़ौरन वहीं से, मोबाइल से ही, कि इसकी इस समय से इस समय के बीच की सारी रॉ डाटा जितना है वो हमको निकाल कर दे दिया जाए, भेज दिया जाए।
मृतक का शव देख के ये लग रहा था कि इसे सिर पर प्रहार भी किया गया और गले में कुछ चोट के निशान थे। उससे भी ये प्रतीत हो रहा था कि शायद गला भी दबाया गया होगा। बॉडी का पंचनामा महिला सब इंस्पेक्टर से कराया गया। पंचों यानी 5 गवाहों के सिग्नेचर कराए गए। बॉडी को सील करके शव विच्छेदन गृह यानी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। शहर का मामला था, ये बरेली शहर का थाना है, आइजेट नगर। उसका पंचायतनामा एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट 3rd ने तैयार किया या भरा महिला सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में, क्योंकि महिला सब इंस्पेक्टर ही चोटों के निशान के लिए उसके शरीर को हाथ लगाकर उल्टा पलटा कर रही थी। पीछे कोई चोट तो नहीं है, सामने कोई चोट तो नहीं है, पर्दा करके उसके शरीर की चोटें देखी जाती हैं। रात तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी-मॉर्टम इंजरीज एंड थ्रॉटलिंग। इंजरीज कॉज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। चोटों का विवरण, सर पे कम से कम 3 प्रहार किए गए थे। इन तीनों चोटों का विवरण और गले में जो नीलगू निशान था उसका विवरण पोस्टमार्टम में अंकित। बॉडी उसकी बहन वादिनी, इस मुकदमे की रीना पत्नी लालाराम, उनको दे दी गई। उनके परिजन आए और उन्होंने जो भी संस्कार के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। के वर्मा ने पूछताछ की एक बार फिर से। कन्हैयालाल पुत्र ईश्वरी प्रसाद और दूसरे उसके किराएदार जो उस मकान में रहते थे, अंशु, और मोहल्ले के लोगों के स्टेटमेंट लिए। ये लड़की वहाँ किराए पर रहती थी। लेकिन कोई बात किसी से पता लगी नहीं, किसी ने किसी को आते हुए जाते हुए इस तरह की कोई बात बताई नहीं गई। सिर्फ ये बताया गया कि इसका बहनोई लालाराम कभी कभी आता है। घटना वाले दिन वो आया था कि नहीं आया था, ये न तो मकान मालिक बता पाया, न दूसरा किराएदार अंशु बता पाया। इतनी पूछताछ के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ किसी से निकल नहीं पाया। विवेचना वहीं की वहीं रह गई। सर्विलांस वालों ने भी कहा कि साहब डेंस लोकेलिटी है, शहर के बीच का मामला है, और जो BTS हम निकालते हैं, जो हम इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल एक एक सेल ID पे निकालते हैं, उससे भी कोई बात बन नहीं रही है, कोई चीज़ उससे निकली नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी और बात, प्राइमा फेसी कुछ नहीं निकला है, कोई और बात निकलती है आगे के एनालिसिस में तो वो अवगत कराएंगे। जब कुछ नहीं पता लगा तो 3 टीमें बनाई गई थाना आइजेट नगर में। एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स की 3 टीमें बनाई गई। एक जो मौके के आसपास लोगों से पता करेगी, दूसरा लालाराम उसका बहनोई जो वहाँ आता जाता था, तीसरा लड़की के घर पर जो जहाँ की वो रहने वाली है। क्योंकि वो रहने वाली इसका बहनोई रामगंगा नगर में था और ये लाश मिली थी परवाना नगर, वो भी इज्जत नगर में ही है, और बिथरी चैनपुर में इसकी बहन रहती है जिसने ये मुकदमा लिखाया था, जो वादिनी मुकदमा है। कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की टीम को काम दिया गया कि आप सब जगह जाके सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके ये कोशिश करें, ये पता करें कि आखिर क्या वजह हो सकती है। CDR के एनालिसिस में कोई वजह मिली नहीं, उसमें उसके बहनोई से बात होती थी, घर में उसके माँ बाप से बात हुआ करती थी। धीरे धीरे करीब 10 दिन 15 दिन बाद सभी टीमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में ये कहा
कि अगर कोई प्रकाश इस पर डाल सकता है तो वो लाला राम ही डाल सकता है। इसलिए क्योंकि ये पता लगा है कि पिछले काफ़ी दिनों से लाला राम यहीं रहता था, जबकि उसका घर है, उसकी पत्नी है और उसके 3-3 बच्चे भी हैं। वही इस बात पर कुछ लाइट डाल सकता है कि आखिर कौन इसको मारेगा। डिटेल बताने के लिए कहा गया कि भाई आप बताइए कि अब तक क्या पता लगा। उन्होंने बताया कि साहब ये लाला राम, जिसकी पत्नी ने ये मुकदमा लिखाया है, रीना ने, ये रीना की सगी बहन अंशु है, जो लाला राम की साली भी लगती है। पिछले काफ़ी समय से अंशु यानी मृतका अपने बहनोई यानी जीजा जीजी के यहाँ रहती थी। पर इधर करीब 1.5 साल से अलग ये कमरा किराए पर लेकर वो रहने लगी थी। उसके रहने का, उसके गृहस्थी का सारा सामान लाला राम ने ला के रखा था। वादिनी की लाला राम से शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उसके 3 बच्चे थे। आयुष 14 साल का लड़का, पीयूष 10 साल का लड़का और प्रिया लड़की जिसकी उम्र 9 साल थी। लाला राम को बुलाया गया, उठाया गया, थाने पर लाया गया। लाला राम ने कहा साहब मैं तो फलां जगह था, मैं तो ढिकानी जगह था, मेरा कोई मतलब नहीं है, पता नहीं किसने मार दिया, मैंने ही इसका सब इंतज़ाम किया था। ये अलग रहना चाहती थी, घर पे नहीं रहना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। इस तरह की बातें टहलाने घुमाने वाली लाला राम ने की। लगभग 1 महीने हो चुके थे, 1 हफ्ते हो चुके थे और कुछ पता नहीं लग रहा था। पुलिस परेशान थी। उनके साथ वही किया गया जो किया जाना चाहिए था। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की गई। काफी प्रयास के बाद लाला राम ने बोलना शुरू किया। लाला राम ने बताया कि जब हमें हमारी सबसे बड़ी लड़की पैदा हुई तो ये चूंकि अंशु उस समय बहुत छोटी थी, मेरी पत्नी ने कहा कि अंशु को बुला लेंगे, बच्ची होने वाली है, थोड़ा देखभाल कर लेगी, घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अंशु वहाँ से आ गई, आई, बड़ा वाला बेटा हमारा आयुष पैदा हुआ। उसके बाद भी करीबन 4-5 महीने तक रही, फिर वो अपने घर चली गई। उसके बाद दूसरे बेटे की पैदाइश का टाइम आया, पीयूष के, तो उस वक्त भी मेरी पत्नी ने, रीना ने उसे बुला लिया। इस बार वो करीब साल भर रह गई। फिर जब मेरी पुत्री का जन्म होना था तो इसे फिर बुला लिया और ये तब से वहाँ रहती ही रही। जवान हो गई और मेरे संबंध हो गए। ये संबंध मेरी पत्नी रीना से चोरी छिपे हुए और मैं रीना की जानकारी में उसे सारा उसकी ज़रूरत का सामान दिया करता था, कपड़े से लेके और जो भी वो चाहती थी, गहने, खाने पीने का जो भी सामान उसे चाहिए था, सब मैं ला के दिया करता था। कभी रीना ने इस पर ऐतराज़ नहीं किया। लेकिन अचानक रीना ने हम दोनों के संबंधों, हम लोगों के जो संबंध थे, वो एक दिन उसने देख लिया। उसी दिन उसने अंशु को बहुत भला बुरा कहा और कहा फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। अंशु घर से जाना नहीं चाहती थी। लाला राम ने कहा कि मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कह सकूं कुछ, क्योंकि उसने हम दोनों को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था। मैं कुछ नहीं बोला और उसको घर से निकाल दिया। मैंने इशारा किया किसी जगह जाकर रुकने का। करीब 1 घंटे बाद मैं
वहाँ पहुँच गया और उसको लेके मैंने मकान तलाशना शुरू किया। रात भर में एक कमरे का मकान जिसमें लैट्रिन बाथरूम और किचन था, वो मुझे मिल गया आइज़ेट नगर में। उसको वहाँ व्यवस्थित किया, खाने पीने का सामान ला के दिया, कुछ बर्तन ला के दिए और अगले दिन सवेरे वहाँ पर गद्दा चद्दर इत्यादि जो रूटीन के सामान है वो उसको दे दिए। अगले दिन जब मैं घर पहुँचा तो घर में मेरी पत्नी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया। वो बार बार यही पूछ रही थी, वो घर नहीं पहुँची, कहाँ गई, तुमने कहीं रुकवाया होगा। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अक्सर उसी के साथ उसी कमरे में किराए के उस मकान में रहने लगा। पत्नी चूंकि उसे शंका हो गई थी, वो बार बार इस बात का पता करती रही और एक दिन उसने पता कर लिया कि वो कहाँ रह रही है। वहां जाकर उसने अंशु के साथ मारपीट की और ये कहा कि तुम यहां नहीं, दूसरे शहर में जाओ। ये कह के लड़ झगड़ के वो चली आई। मैं गया, मैंने उसको बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, अब दोबारा यहां नहीं आएगी। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक 1.5-2 साल तक चलता रहा, लेकिन घर में झगड़ा बहुत बढ़ गया, क्लेश बहुत बढ़ गया, बहुत परेशान हो गए हम। और धीरे धीरे अंशु की भी डिमांड्स बढ़ने लगी कि यहाँ छोड़ दो, बदायूं में रहेंगे, बदायूं में मकान देखो, अच्छा मकान देखो, यहाँ नज़दीक है, ये आती रहेगी, हमें तंग करती रहेगी, हम लोगों को बदायूं चलना चाहिए। मैं बदायूं ले जाकर उसे वहाँ पर किराए का मकान देकर और फिर आना जाना वहाँ से, मुझे लगा ये बात ठीक है नहीं। घर का झगड़ा भी बहुत बढ़ गया और इसका भी अब दबाव आने लगा अंशु का। ज़्यादा पैसे मांगने लगी, ज़्यादा सुविधाएं मांगने लगी। मैं एक दिन इसके पास ही था, तभी इसने इस तरह की डिमांड की, कुछ गहनों की डिमांड की और ये कहा कि हम लोगों को घूमने दिल्ली चलना है। मैं सुनता रहा, फिर उसको लेके छत पर गया। छत पे ईंटें रखी हुई थीं। सुनते 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 मैं बोल कुछ नहीं रहा था। अचानक मैंने ईंट उठाई और इसके सिर पे कई वार कर दिए। उसके हाथ को लेके नब्ज में उसकी टटोलता रहा। जब मुझे लगा कि अब नब्ज इसकी चलनी बंद हो गई है, मैं वहाँ से नीचे आया, चुपचाप अपने घर चला गया। चूँकि वो छत पड़ोसियों के छत से दिखती है, तो संभवतः किसी पड़ोसी ने ये सूचना दे दी कि इस तरह से ये इसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। 20 मई 2020 को वादिनी के पति लालाराम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जो जो एविडेंस मिले, जो जो बयान मिले, सबके साथ 17 जून को 17 जून 2020 को चार्जशीट नंबर 248 संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। आज की घटना, लालाराम की पत्नी जो वादिनी भी है, रीना ने अपने बच्चे के जन्म के समय अपनी छोटी बहन को बुलवा लिया। काफ़ी समय रही, फिर दूसरे बच्चे के जन्म समय बुलवा लिया, तब भी काफ़ी समय रही, और तीसरे के में जब बुलाया तो फिर उसने जाने का नाम नहीं लिया। यही रीना से गलती हुई कि आखिर वो अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती। बहन थी, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह पाई, लेकिन उस समय उसे टोकना चाहिए था और ये नज़र रखनी चाहिए थी कि वो जवान हो गई है और तमाम डिमांड्स उसकी बढ़ती जा रही थी। हालांकि सारी डिमांड्स
रीना की जानकारी में लालाराम पूरा करता था। उस समय उसे सतर्क हो जाना चाहिए था, निगाह रखनी चाहिए थी। लेकिन उसे तब बहुत झटका लगा जब उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया। बहुत भला बुरा अपने पति को भी कहा, बहुत भला बुरा अपनी बहन को भी कहा, और उसी समय वहां से बाहर निकाल दिया। अब तक तो वो काम बटाने के लिए साथ में थी। सारा काम घर का वो इसीलिए करती थी कि कहीं मेरी बहन मुझे घर से बाहर न कर दे। वो पति पत्नी आराम करते थे, खाना बनाने से लेकर सारा काम वही अंशु करती थी। एक झटके में, एक ही दिन में वो घर के बाहर हो गई। लालाराम चूंकि कामांध टाइप का व्यक्ति था, नशे में उसको जो उसकी जो जो अंधा हो गया था, वो जहाँ तक लड़की का संबंध है एकदम अंधा हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दूसरी जगह किराए का मकान लेकर उसे दे दिया और ज़्यादा समय वो उसी के साथ व्यतीत करने लगा। जब बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ गया, घर में भी जीना दूभर हो गया, और सच बात तो ये कि उसका भी मन भर गया अंशु से। एक दिन मौका देखा और ईंट से वार करके सर पे उसकी हत्या कर दी। जीजा साली का ये जो नाजुक रिश्ता है, इसमें जब जब लिमिट क्रॉस होगी, किसी एक का या दोनों का बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूं 2021 जून की। आप सर्च करिएगा, बहुत प्रमुखता से ये अखबारों में उस समय छपी थी और न्यूज़ चैनल्स में आई थी। बात 15 जून की है, राजस्थान के कोटा जिले के मोडक थाने की, और गांव है सहरावद। वहां के निवासी राजेंद्र कुमार के मकान में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड्स और इनको कनेक्ट करता हुआ 65 फीट लंबा तार ये किसी ने लगा दिया रात के अंधेरे में। गांव के किसी व्यक्ति ने सवेरे ही राजेंद्र को बताया कि तुम्हारे घर में तो डिटोनेटर लग गया। राजेंद्र ने देखा, डिटोनेटर जिलेटिन सब लगा हुआ था, घबरा गया, चिल्लाने लगा, सारे परिवार को घर के बाहर निकाल लिया। तुरंत मोडक थाने को सूचना दी गई। सूचना गंभीर थी। जो एसएचओ अपनी पूरी फोर्स के साथ सहरावत गांव पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में जिलेटिन रॉड्स, डिटोनेटर और तार लगे हुए हैं। उन्होंने फौरन रामगंज मंडी खनन क्षेत्र से एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक्सप्लोजन के एक्सपर्ट्स को, और डिटोनेटर को डिफ्यूज़ कराया। डिफ्यूज़ करा के जिलेटिन रॉड्स को संभाल के वहाँ से निकाला गया, तार भी लपेट के रखा गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसी समय सवेरे 8 साढ़े 8 बजे ये डिटेक्ट हुआ। आधे घंटे बाद डिफ्यूज़ हुआ, 1 घंटे बाद डिफ्यूज़ हुआ, और वहीं कैंप कर गए एसएचओ की कोई बहुत बड़ी रंजिश है। क्योंकि जिलेटिन जितना लगा था उस एक्सप्लोजन से, वो पूरा मकान तो गिर ही जाता, अगल बगल के मकानों को भी नुकसान होता, इतना भीषण विस्फोट होता, और कोई अगर घर के भीतर कोई भी होता उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। राजेंद्र पेशे से ठेकेदार थे। इंस्पेक्टर ने जोड़ना घटाना शुरू किया कि किसी ठेकेदारी की रंजिश में किसी ने लगाया होगा। बात करते 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 बात कहीं और जाके अटक गई। पुलिस तो बहुत गंभीर रंजिश की एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन जब बात खुली तो ये पता लगा कि राजेंद्र की साली लक्ष्मी, उसका पति गणेश और गणेश का भाई बबलू, इन तीनों ने मिलके ये डेटोनेटर, जिलेटिन और कनेक्टिंग वायर लगाया था।
पूछा गया कि भाई अपने सगे बहनोई को, पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके, मकान को मिट्टी की ढेर में तब्दील करके तुम्हें क्या मिलता? ऐसी क्या रंजिश थी? तो उसके पीछे का वाक़या ये समझ में आया कि लक्ष्मी के राजेंद्र से जीजा साली वाले संबंध थे और ये धीरे धीरे दूसरे संबंधों में बदल गए। इसी बीच लक्ष्मी की शादी हो गई गणेश से। लेकिन राजेंद्र का घर आना जाना बना रहा। गणेश ने भी किसी दिन ये बात नोटिस की। गणेश अपने ससुर यानी लक्ष्मी के पिता यानी राजेंद्र के ससुर उनके पास गए और उन्होंने अपने ससुर से कहा कि अपने बड़े दामाद को समझाइए, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं। पहले क्या था, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। जब एक बार शादी हो गई और वो मेरे घर आ गई तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। रमेश फौरन भाग के अपने बड़े दामाद के पास आए, राजेंद्र के पास, और उनसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा पता लगा है, ये ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहे हो। इतना सुनना था कि राजेंद्र ने उल्टा अपने ससुर को 10 बातें सुनाई कि अपनी बेटी को समझाना चाहिए, मेरे पास क्यों आ गए, वो बर्बाद कर रही है मेरे घर को। और साथ में ये और चिपका दिया कि पता नहीं कितनों का घर बर्बाद कर रही है। उसको समझाने के बजाय मेरे पास आप आए हैं और उन्हें बहुत जलील किया। अपमानित होकर वो वापस अपनी छोटी बेटी लक्ष्मी और उसके पति गणेश के पास आए और उन्होंने पूरी बात बताई कि इस तरह से राजेंद्र ने तुम्हारे बारे में कहा है। ये कह के वो रो पड़े कि मेरी कानों में मेरी बेटी के इस तरह के चरित्र का वर्णन किया हमारे बड़े दामाद ने, मुझे अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी ने उसी दिन उसी समय वो कहा अपने पिता से कि अब मैं उनको बताऊंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। आप परेशान मत हुइए, आपके हर आंसू का मैं बदला लूंगी। उसी रात खनन से संबंधित काम भी ये लोग करते थे। उसी रात इन्होंने डेटोनेटर, जिलेटिन और वो तार इकट्ठा करके उनके घर पर लगा दिया। अगर ये सही समय से डिटेक्ट न हुआ होता तो राजेंद्र पूरे परिवार के साथ मारा जाता। 3 मंजिला मकान उनका मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता। अगल बगल भी मकानों का नुकसान होता। इतना पता करने के बाद थाना मोडक की पुलिस ने तीनों को, राजेंद्र की साली लक्ष्मी को, उसके पति गणेश को और उसके भाई बबलू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये बात 17 जून 2021 की है। बहुत दिन नहीं हुए, 2 महीने पहले की है। घटना बहुत लंबी है और बहुत ढेर सारी बातें उसमें छपी हुई हैं। आप चाहें तो नेट पर इसे ढूंढ सकते हैं। ये परिणीत थी जीजा और साली के संबंधों के कारण। ये जो हंसी मजाक वाले संबंध हैं, जीजा साली, देवर भाभी, जीजा सलहज, जो इस्टेब्लिश्ड हंसी मजाक के संबंध हैं, इसमें एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा आपसी समझ से बनी होनी चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, ऐसे संबंधों की, हंसी मजाक की। ये वो संबंध हैं जो होली के दिन कभी कभी फूहड़ तरीके से लोग निभाते हैं। और इन संबंधों पर घर के दूसरे जिम्मेदारों की सतर्क दृष्टि भी होनी चाहिए। उन्हें जब भी एहसास हो कि ये संबंध अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, फ़ौरन इसमें उन्हें घर वालों के साथ बातचीत करके इसे रोकना चाहिए। नहीं तो
इस तरह के नाजुक संबंध में अर्थ का अनर्थ होने में बहुत थोड़े टाइम में ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसा कि कोटा के इस प्रकरण में जिसका मैंने उदाहरण बताया उसमें हुआ था, और गंभीर परिणाम दोनों पक्षों को भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि काम वासना से ग्रसित व्यक्ति वो सब भूल जाता है। जैसा इस प्रकरण में हुआ कि लाला राम के यहाँ जब वो उसकी साली आई थी तो बहुत कम उम्र की थी, बहुत छोटी थी, और उसने अंधा होके अपने उसका अच्छा बुरा न समझते हुए उसने उसके साथ इस तरह का किया। इन संबंधों के बारे में, ऐसे कामांध व्यक्तियों के बारे में या इस तरह के लोगों के बारे में चाणक्य नीति से बढ़िया कहीं नहीं लिखा गया है। कहीं ऐसा उद्धरण नहीं है जो चाणक्य नीति में है। चाणक्य नीति का जो श्लोक संकलन है वो चाणक्य नीति दर्पण नाम से एक पुस्तक में है, आप ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा। उसमें चाणक्य ने एक श्लोक में, चाणक्य को सभी जानते होंगे, वो बहुत दूरदर्शी थे, राजनीतिक सोच में उनसे ज़्यादा महारत किसी को हासिल नहीं थी, सामाजिक सोच, सामाजिक संबंध का विवरण उनसे अधिक किसी ने अच्छा नहीं किया है। तो एक श्लोक जो इसको पूरी बात को कहता है वो ये है कि नैव पश्यति जनमांधः कामांधा नैव पश्यन्ति, नैव पश्यति जनमांधः कामांधा नैव पश्यन्ति, मदोन्मन्ना च पश्यन्ति, मदोन्मन्ना न पश्यन्ति, अर्थी दोषम न पश्यति, अर्थी दोषम न पश्यति। इसका मतलब ये है कि अंधे चार तरह के होते हैं। एक जो जन्म से अंधा है, जन्मांध, चूँकि उसका सोसाइटी में कोई इससे नुकसान नहीं होता इसलिए वो क्षमा योग्य है। दूसरा अंधा होता है कामांध। कामांध आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति काम वासना से ग्रसित हो, वो अपनी इस काम वासना की पूर्ति के लिए अच्छे बुरे का भेद करना भूल जाता है। उसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं देता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो कामांध है, अंधा है अपने काम वासना में। तीसरा चाणक्य कहते हैं मदोन्मन्ना, जो नशे में चूर है, चाहे कोई उसने नशा करने वाली चीज़ खाई है या किसी मद में चूर है, वो भी अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है। पैसे वो नशे में वो क्या कर बैठेगा, उसे ये समझ में नहीं आता कि ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। और अंतिम अंधे को बनाया है उन्होंने, बताया चाणक्य ने, अर्थी दोषम, यानी वो पैसे के नशे में चूर है, जिसे पैसे का दोष लग गया है, जिसे पैसे में डूबा हुआ है, वो स्वार्थ में अंधा है और वो दूसरों का अहित कभी नहीं देख पाता। चाणक्य ने चार प्रकार के अंधे का विचार दिया है। चार प्रकार के अंधे लोग होते हैं दुनिया में। पहला जो जन्म से अंधा है वो क्षमा योग्य है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन बाकी तीन ये अक्षम्य अपराध वाले दोषी व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी भी राज्य द्वारा अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। आशा है आप चाणक्य की इस बात से भी सहमत होंगे और मैंने जो बताया उससे भी आप सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सहमत नहीं हैं तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।